नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। आज सुबह सुबह मायावती ने कमाल कर दिया। मायावती का जन्मदिन है। बसपा सुप्रीमो ने आज एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आने वाले चुनाव को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिससे एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बीजेपी लीड कर रही है, और इंडिया यानी कि इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, दोनों के लिए चिंता के विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी इसलिए अकेले चुनाव लड़ेगी क्योंकि गठबंधन का कोई फायदा होता नहीं है और वोट ट्रांसफर नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को उन्होंने निशाने पर लिया और यहां तक कह डाला कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि मायावती का यह ऐलान आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में किस करवट बैठने वाला है, खास तौर पर इंडिया अलायंस के लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए डिस्कशन में। मायावती जी ने एकदम क्लियर लाइन अपनी ले ली है आज। अभी तक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति थी, आएंगी नहीं आएंगी, किधर जाएंगी, आज एकदम क्लियर कर दिया। देखिए, अब ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, लेकिन लंबे समय से लगातार वो कहते आ रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बोल रही थी। उनके भतीजा आकाश आनंद का वीडियो कुछ दिन पहले आया था और इन सारी चीज़ों से समझ में तो आ रहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाई हुई है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज अपने जन्मदिन के मौके पर हो सकता है इससे आगे का कुछ वो ऐलान करें, मसलन कि हम चुनाव बाद कर सकते हैं, मसलन हम सपोर्ट करेंगे, मसलन हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी वही लाइन पकड़ी है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। यह भी उम्मीद जताई जा रही थी हो सकता है कि प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर, पंजाब में हो सकता है वो अकाली के साथ उनका एक बार अलायंस हो चुका है एक बार, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी क्योंकि किसी भी तरीके के अलायंस का उनको फायदा नहीं होता है। मायावती जी हमेशा ये कहती रही हैं कि वो अपने वोट तो ट्रांसफर करा देती हैं दूसरी पार्टियों को, लेकिन दूसरे पार्टियों के वोट उनको नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए स्पष्ट कर दिया और ये इंडिया अलायंस के लिए भी मुझे लगता है आज के बाद ये चैप्टर बंद हो गया कि इस पर कोई बात की जाए, उम्मीद रखी जाए कि मायावती जी को इंडिया अलायंस में लाया जाएगा। अच्छा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं अभिषेक जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से एकदम साफ नजर आई। एक व्यक्ति विधानसभा पहुंचा सिर्फ। ऐसी कौन सा बड़ा बदलाव कर दिया इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने या मायावती ने, या ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपना ली जिससे उनको लग रहा है कि अकेले चुनाव अगर हम जाएंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा? देखिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह उनका आउटफिट नहीं है कि मंच करना, रैली करना, कार्यक्रम करना, संगठन के कार्यक्रम करना। बीएसपी इन सबसे दूर रहती है। मायावती जी अपनी पार्टी की बैठकें करती रहती हैं इन हाउस और उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं होता पार्टी का। तो ऐसा कोई मूलभूत बदलाव नहीं आया है कि 2022 से लेकर अब तक पार्टी में बस एक चेंज आया है कि उन्होंने संगठन में कुछ रीस्ट्रक्चर किया, लेकिन चेहरे वही हैं। लेकिन उनको पता है कि उनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश में उनका एक बड़ा वोट शेयर है। उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इन राज्यों में भी बसपा का एक वोट शेयर है, मजबूत वोट शेयर है। जहां दूसरी स्टेट पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां आधे फीसदी पर सिमट गई हैं, या कहीं आम आदमी पार्टी की भी कोई हैसियत केवल दिल्ली और पंजाब से बाहर नहीं है, वहां बीएसपी की हैसियत उत्तर प्रदेश से बाहर 5-6 राज्यों में है। तो उनको अपनी ताकत पता है। हो सकता है उतने वोट शेयर में सीटें ना आती हों, लेकिन वोट तो हैं, वो जिधर भी जाते हैं वो बदलते हैं। अभी कल मैं कहीं सुन रहा था चंद्रशेखर आजाद को, राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर काफी आजाद समाज पार्टी जो चुनाव लड़ी, काफी अच्छा खासा उनका वोट शेयर था और उनके मुताबिक कि उन्होंने कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर उन्होंने सेकंड पोजीशन होल्ड की और कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर उन्होंने बीएसपी से कहीं ज्यादा वोट हासिल किए। उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में मैं आजाद समाज पार्टी वर्सेस अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करूं आज की तारीख में, तो आप चंद्रशेखर वर्सेस मायावती को कैसे देख रहे हैं?
देखिए चंद्रशेखर की जो पार्टी है अभी वो शुरुआती दौर में है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका असर है। मैंने देखा कि गांव-गांव में उनकी एक आर्मी बनी हुई है, लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा है वो, लेकिन काम कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी आज की पार्टी नहीं है, उसका एक बना बनाया सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके फॉलोअर्स हैं। तो अभी दोनों की तुलना करना तो ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चंद्रशेखर आजाद एक क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी हैं, कुछ क्षेत्रों में तो बसपा से भी ज्यादा प्रभावी हैं, तो इसीलिए उन दोनों को अपनी अपनी हैसियत मैं पता वहीं है। आ रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जो 10 सीटें जीती थी, उसमें से बहुसंख्यक जो सीटें थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी की थी। बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है, मैं दर्शकों को बता दूं, जहां से चंद्रशेखर रावण आते हैं। और उस इलाके में, उस एरिया में चंद्रशेखर रावण का काफी अच्छा जनाधार है। खतौली सीट उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से जीत खींच करके ले आई वो आरएलडी के साथ जब चुनाव लड़े। क्या, और चूंकि आरएलडी के साथ है और आरएलडी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ऐसी स्थिति में भी क्या मायावती सीटें निकाल पाने की स्थिति में है? देखिए बाकी पार्टियों का क्या है ना कि वो दूसरों के ऊपर, अगर आपके पास 2 है तो आप दूसरे से 3 की उम्मीद करते हैं। बीएसपी को पता है कि हमारा इतना है, बीएसपी को पता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके यहाँ भी अंधभक्त हैं, कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, उनको पता है कि हमको वोट कहाँ पे देना है। तो बीएसपी की अपनी यही ताकत हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है कि 2014 के बाद से क्रमशः कुछ गिरावट आई है उनके वोट शेयर में, जिसकी वजह से उनके पास नंबर्स नहीं काफी ज्यादा गिरावट आई भाई। 14 में उत्तर प्रदेश में 17 सीटें ऐसी हैं जो एससी रिजर्व हैं। जी बिल्कुल। और 14 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कुछ सारी की सारी एससी रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। 19 में आएंगे तो 19 में 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो कहीं ना कहीं वो गिरावट तो दिख रही है मायावती के वोट शेयर में, सीटों में भी गिरावट दिख रही है। अब चूंकि 20-22% जो दलित आबादी उत्तर प्रदेश में कही जाती, बताई जाती, हो सकता है कम ज्यादा हो जी। उस कंडीशन में, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी आप नेताओं की बोली सुनिए, उनकी भाषा सुनिए, तो वो एक बार की अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर बहुत तीखे हमले कर देते हैं, लेकिन मायावती पर तीखे हमले करने से बहुत बचते हैं वो लोग। देखिए बीजेपी की ताकत भी मायावती के वर्ग से ही आती है, और आप देखिए कि कितना दलित उत्थान के लिए बीजेपी ने इस बीच कितना काम किया है, मतलब सिंबॉलिकली भी किया और वैसे भी काम किया है। तो उनको पता है कि यहाँ से हमको जो ताकत मिलती है वो और ओबीसी से वो और कहीं से नहीं मिलेगी, और इसीलिए मायावती जी को भी ये बात पता है कि भाई हमारा जो 20-22% वोट शेयर था, जिसपे कभी एक समय में उनका एक छत्र राज था, आज वो गिर करके काफी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी 10-11% तो कहीं नहीं है, वो भी उनके साथ है जो उनका कोर वोट शेयर है। और इसीलिए ये जो नंबर्स हैं, जो वोट शेयर है, ये सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन दूसरों का गेम बिगाड़ देता है। तो उनको पता है कि इनकी ताकत है ये, और अगर उनके पास इन नंबर्स के साथ अगर कुछ सीटें आती हैं तो वो बाद में जो हालात बनेंगे उसमें उनकी एक बड़ी ताकत बन सकती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज मायावती ने बोली अपनी स्पीच में। उन्होंने कहा कि ये जो फ्री का राशन मिल रहा है ये गुलाम बना रहा है, गुलामी का प्रतीक है, ये लोगों को गुलाम बना रहा है। क्या इसके पीछे कहीं वो वाला दर्द है क्या कि जो एक तबका था मायावती का, खास तौर पर जो सेट कोर वोटर था, ये वही तबका था जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में चला गया, उसकी योजनाओं को लेकर के, राशन को लेकर के, घर को लेकर के, उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर के? जी देखिए बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि आज के समय में आप देखिए कि इनके लाभार्थी कौन है। सबसे ज्यादा जो लाभार्थी हैं ओबीसी के हैं और एससी एसटी कैटेगरी के हैं, जो भाई जो संपन्न हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा लाभार्थी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे इन्हीं वर्गों से आते हैं। लेकिन ये कहना कि गुलाम बना रहा है, आप ये सोचिए कि बसपा की सरकार थी, उन्होंने भी मुफ्त आवास बांटे, मुफ्त योजनाएं चलाई, हर कोई चलाता है अपनी अपनी सरकार की नीयत के हिसाब से, बीजेपी भी चला रही है। लेकिन दर्द वही है कि हमारी चीज पे अब आप डाका डाल रहे हैं जिसपे हम एक अधिकार समझते थे। अब उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो राशन है वो मायावती और बहुजन समाज पार्टी की ग्रोथ में बाधा बन रहा है। बिल्कुल, और देखिए इसका असर है। पिछले चुनाव में हमने कहा भी था इस चीज को, 22 के चुनाव में, कि ये गेम चेंजर स्कीम है। आप मानिए ना मानिए, अंडर करंट है, दिखाई नहीं देती, लेकिन गेम चेंजर है। जो गरीब परिवार, जो आदमी
काम करता था, मनरेगा करता था और तमाम काम करता था, उसके घर में फिर भी पूरा नहीं होता था। आज उसके पास इतना अनाज आ जाता है कि वो बेच करके सब्जी भी लाता है। तो आप, ये गेम चेंजर है, अंडर करंट है, आप यकीन मानिए आज भी इस स्कीम की कोई तोड़ नहीं है। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को मायावती ने आज कहा है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पिछले आप समाजवादी पार्टी की बैठक का याद करिए, जब अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव ने बैठक की थी अपने नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मायावती पर और बहुजन समाज पार्टी पर कोई भी अनर्गल बयानबाजी, कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। और आज उन्होंने 2 घंटे पहले, जब मायावती का यह बयान है उससे 2 घंटे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बाकायदा जन्मदिन की बधाई दी, और उसके 2 घंटे बाद मायावती ने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बता दिया। क्या मायावती अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले से असहज हैं, इसलिए प्रोवोक कर रही हैं लगातार? देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत रहती है। अखिलेश यादव अगर 2019 में 5 सांसद अपने लोकसभा भेज पाए तो उसकी सिर्फ एक वजह मायावती थी। मायावती के 10 सांसद आए तो उसकी एक वजह अखिलेश यादव थे। लेकिन इन दोनों के बीच में खटास की वजह यही है कि आप जहां पे राजनीति कर रहे हैं उसमें एक दूसरे का नुकसान भी करना है। बतौर स्टेट पार्टी, या फिर यूं कहें कि बीएसपी बतौर एक बड़े स्केल पे एक बड़ी पार्टी है, आखिर उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है तो कैसे करेंगे? एक दूसरे के साथ चल के राजनीति नहीं की जा सकती है। इसीलिए लोकसभा में तो गठबंधन दिखा था, विधानसभा चुनाव तक वो नहीं चल पाया, क्योंकि विधानसभा में मुख्यमंत्री तो एक ही होगा, कुर्सी तो एक ही है, और उसके लिए जो तमाम आपको जरूरतें होती है पीडीए में, जैसा आपने कहा, उसमें से भाई आप डी तो वही है ना। हाँ। तो डी में अगर आप सेंधमारी करेंगे तो किसको अच्छा लगेगा, जो कि आपका न्यूक्लियस है। शायद मायावती जी उकसा रही हैं। एक और सवाल, चूंकि मैंने बोला था कांग्रेस का स्टैंड, मतलब इस पूरे फैसले में कांग्रेस कहां जा रही है? क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी, कहीं ना कहीं चाह रही थी कि किसी भी तरीके से मायावती को लेकर के आया जाए, और आज सारा पानी फेर दिया। कांग्रेस तो जो 2% था, 2.5% था, अब उससे भी नीचे जाने की स्थिति में आ गई उत्तर प्रदेश में। अगर हालात नहीं सुधारे गए तो उनको ये पता था कि अगर हम बसपा को जोड़ लेंगे तो हमारे कुछ तो नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सपा, कांग्रेस, अभी पता नहीं गठबंधन होगा कि नहीं होगा, सब अलग अलग लड़ेंगे, तो इसमें सीधा लाभ किसका है? सीधा लाभ तो भाजपा का है। कांग्रेस को यही डर था कि हम उत्तर प्रदेश में, जो कि 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर बसपा के साथ हम जुड़ जाते हैं या सपा के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ उनके पास 15-20 सीटें आ जाती, खाते में 10-15 जिता ले जाते हैं, तो एक अच्छा नंबर मिल जाता। लेकिन अब वो फिलहाल उम्मीदें धराशायी हो गई। अगर मायावती अकेले लड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आज हो गया है, तो आप यकीन मानिए इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा आधार अब बचा नहीं है। तो कुल मिलाकर के मायावती का जो ये ऐलान है वो इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, और झटका इसलिए है क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं चाह रही थी कि मायावती अलायंस में जुड़ें, ताकि उसका अपना थोड़ा सा जनाधार बचे, उनके सहारे थोड़ा सा जो उनसे छिटका हुआ जो पुराना वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक था, जो ग्रामीण वोट बैंक था, जो पिछड़ा वोट बैंक था, जो वंचित वोट बैंक था, वो कांग्रेस जोड़ना चाह रही थी। लेकिन मायावती के इस स्टैंड से कांग्रेस को एक सबसे बड़ा झटका लगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जब वो पीडीए की बात करते हैं और मायावती को साथ में नहीं देखते हैं लोग, तो वो वोट बैंक बटेगा। और जब वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बटता है, खास तौर पर जब मैं 20-22% उस दलित वोट बैंक की बात करता हूं जिसकी मायावती हमेशा से सर्वोसर्वा रही है, जब से बसपा बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है तब से, तो ऐसे में अगर वो वोट बैंक छिटका तो फायदा किसका होगा, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आपने हमारे डिस्कशन में इस चीज को लेकर के शायद अपनी एक धारणा बना भी ली होगी कि आखिर ये क्या कर गई मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव से आयन पहले। बहरहाल ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें वहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।